10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को के संलग्न दो घन बना लिया जाए। और इनको आपस में मिला दिया जाता है। आपस में मिला दिया जाता है। इन दोनों घनों में इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। घन की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती। और घनाभ की प्रत्येक, अब यहाँ पर घनाभ बनना है, क्या बन गया? घनाभ। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो घन मतलब क्यूब, और अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है, अर्थात क्यूबॉइड कहलाता है। तो यहाँ घनाभ की विमाएं क्या हो जाएंगी? लंबाई क्या हो जाएगी? अब यहाँ दो घनों को जोड़ा गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई क्या हो जाएगी? 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या रहेगी? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी 10 ही सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि जब दो घनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो सिर्फ उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? प्लस BH प्लस HL। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। 2 L कितना है? 20, B कितना है? 10, H कितना है? 10, और B भी 10, H है 10 और L है 20। तो इसका गुणा हुआ 200, और ये 100 और ये 200। दोनों को आपस में जोड़ लिया जाए तीनों को तो कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला प्रश्न कह रहा है द्विघात बहुपद। ये बहुपद लिखा गया है, द्विघात बहुपद लिखा गया है। अब जो बहुपद होता है वो किस रूप में लिखा होना चाहिए? बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किस रूप में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से परिवर्तित कर लिया जाए। इसको इस तरीके से परिवर्तित करने का क्रम चेंज कर दिया गया। अगर हम क्रम बदलते हैं तो उसके साथ साथ चिन्ह भी उठते हैं। इसके आगे माइनस है तो ये माइनस इधर चला गया, ये वाला माइनस इसके साथ चला आया। ठीक है। अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो गया। इसका फैक्टर किया जाए। फैक्टर करने के लिए हमने बोला था एक बात बिल्कुल 101% कुंडली बना के बैठा लो। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? AC। अगर AC निकाल लोगे तो कभी भी सवाल गलत नहीं करोगे। तो ये हो गया A और ये हो गया C। 6 गुणे 3 तो छत्रिक कितना हो गया? 18। बीच में क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा है, 7 हो गया। अब यहां पर कौन सा साइन है? इसका मतलब यहां माइनस आएगा। तो इसको दो ऐसे पदों में तोड़ना है, मतलब यहां से दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको घटाने पर 7 आ जाए। ठीक है ना? अगर इतनी बात को याद रखोगे तो फैक्टर हमेशा बहुत ही आसान हो जाएगा। जो गड़बड़ी करते हैं कहां पर करते हैं? यहाँ इसको तोड़ने में। ये नहीं कर पाते हैं या गलती कर देते हैं कि जोड़ना है कि घटाना है। तो यहाँ पर जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन यहाँ लेना है। तो अब 3 तरफ का 9, 9 माइनस 9 से 2 घटाओगे तो 7 आएगा। 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह पर 9 माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, माइनस और माइनस प्लस माइनस 3 होगी। यहां से और यहां से ऐसा क्या दिख रहा है जो दोनों में हो? या थोड़ा सा एक स्टेप रफली कर सकते हो, रफ में इस तरीके से फैक्टर बना लो, चाहे इसका हो, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे जिसका। चारों में से कॉमन नहीं समझ में आता तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि रफ में ये वाला स्टेप कर लो साइड में कहीं। यहीं भी कर दोगे तो दिक्कत नहीं है, रफ में भी कर सकते हो। उसके बाद अब देखो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, जो दोनों में होगा उसी को कॉमन करेंगे। देखो
3 3 x x दिख गया दोनों में। तो यहां से क्या बचा 2 और x 2 थे, एक निकल गया, एक बचा। ज्यादातर गलती जो है कॉमन लेने में होती है, नहीं समझ में आता कॉमन क्या किया जाए। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाने के बाद जो दोनों में नजर आए उसी को कॉमन कर लो। तो यहां से 3 और x निकल गया तो क्या बचा 2 बचा, x 2 थे, एक x बचा। यहां से बचा 3 क्योंकि 3 और x निकल गया। अब यहां पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है मतलब 1 कॉमन कर लो, क्योंकि 1 तो ऐसा वेरिएबल है जो सबके साथ रहता है। और 1 यहां से निकाल लिया तो 2x माइनस 3 कॉमन करने के बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है इसका मतलब सवाल कहीं पर गलत हो गया है। तो यहां से और यहां से 2x माइनस 3 कॉमन कर लिया तो 3x प्लस 1 बचा। ये हो गया गुणनखंड। कह रहा है शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो 2x ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया और x इक्वल टू क्या हो गया 3/2 एक हो गया। दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1 प्लस इधर जाके माइनस हो गया और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3। तो इसके दो शून्य निकले, एक अल्फा और एक बीटा। बाकी दूसरा तरीका क्या है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, दो द्विघात समीकरण के शून्य का जो सूत्र होता है वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होता है। अल्फा और बीटा से तुलना कर लेते हैं, लेकिन उस तरह में अगर यहाँ x के साथ कुछ नहीं लिखा है तब तो आराम से तुलना कर सकते हो, लेकिन यहाँ x के साथ नंबर लिखा है इसलिए तुलना करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये तरीका लगा दो। यहां से x की वैल्यू निकली, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा हो गया। तीसरा सवाल में हलों की संख्या पूछ रहा है। हलों की संख्या के लिए हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना होगा, क्योंकि इसके लिए सूत्र बताए गए हैं। क्या बताया गया है अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितने हल होंगे अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे अनेक हल होंगे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, इसका मतलब होगा क्या होगा एक हल, केवल एक हल। क्या हो जाएगा केवल एक हल हो जाएगा। अब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, ये दो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तीन सूत्र हैं इन सवालों के लिए। तो इसमें से एक सूत्र को अप्लाई करना है, चेक करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए 4/3x प्लस 2y, ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, और फिर इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, ठीक है, इससे क्या करेंगे तुलना करेंगे। और तुलना करने के लिए यहां पहले वाले में हो जाएगा a1 4/3, b1 2 हो जाएगा और c1 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। a2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और b2 3 हो जाएगा और c2 -12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कहा था इन तीनों को निकालना है तो निकाल लिया जाए। तो a1/a2 4/3/2 मतलब 4/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2/3 हो गया। b1/b2 तो b1 है 2 और b2 क्या है 3। c1/c2 c1 क्या है -8 है और c2 क्या है
माइनस का 12 है, डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब तीनों क्या आ गए, तीनों बराबर आ गए। अब तीनों बराबर आ गए तो क्या होगा, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, क्या बनेगा, अनंत हल बनेंगे, या बोल सकते हो अनेक हल। एक प्रश्न एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है इस सूत्र से, ठीक है ना।